एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास फाइब्रोनेक्टिन होता है और ये फाइब्रोनेक्टिन जो मौजूद है, इस फाइब्रोनेक्टिन के साथ हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होती है, अटैचमेंट होती है। और जो ही हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैचमेंट हो जाती है और उस अटैचमेंट के साथ वहाँ से हमारे पास ट्यूमर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है लोकली बाय वेस्कुलर सिस्टम। हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम से भी और इसके साथ साथ हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम से भी ये ट्यूमर क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से भी ये ट्यूमर क्या कर देता है, ग्रोथ कर देता है और मूव कर लेता है। तो फाइब्रोनेक्टिन के साथ एक्सोमेटिक का अटैचमेंट है और स्प्रेड लोकली हो जाता है वेस्कुलर सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी हमारे पास इसकी स्प्रेडिंग हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूमर इन्वेजन और स्प्रेडिंग जो एपिथेलियल सेल से अटैचमेंट हो रही है, सीगेट्रिन और से अटैचमेंट टू बेसमेंट मेम्ब्रेन या फाइब्रोनेक्टिन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ थ्रू अटैचमेंट हो रही है। यहाँ से हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये आगे चल रहा है। तो दिस इज ट्यूमर डेवलपमेंट के फीचर्स मैं बता चुका हूँ कि ट्यूमर के डेवलपमेंट के फीचर्स के लिए हमारे पास टीलोमर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीलोमरेज एंजाइम एंजियोजेनेसिस की बात की जाए, अगर मान डिवाइडिंग इम्यूनिटी हो रही है और ट्यूमर इन्वेजन में एक्युमुलेशन होगा, जो प्रोडक्ट है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे एपिथेलियल के साथ अटैचमेंट होने के साथ, और अटैचमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी हो सकती है फाइब्रोनेक्टिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू, वहां से हमारे पास ट्रेवल कर सकते हैं। अभी आगे हम बात करते हैं रूट ऑफ मेटास्टेसिस की कि आगे किस तरह मेटास्टाइज हो जाता है ये कंडीशन में। रूट ऑफ मेटासिस की बात करें कि हमारे पास ये ट्यूमर जो है वह कैसे स्प्रेड हो जाता है। याद रहे कि हमारे पास या तो वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होगा या तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होगा। डिफरेंट कंडीशन में आ सकता है, या तो लिम्फेटिक स्प्रेडिंग है या हमारे पास लिम्फेटिक स्प्रेडिंग के अलावा लिम्फेटिक स्प्रेडिंग में हमारे पास रीजनल लिम्फ नोड तक चला जाता है, जिस एक्जेला के साथ लाइक ब्रेस्ट कैंसर में एक्जेला तक पहुंच जाता है। अपने जितने भी रीजनल लिम्फ नोड हैं उधर तक क्या हो जाएगा, इसकी स्प्रेडिंग हो जाएगी। और अगर हम ब्लड की स्प्रेडिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास जो अगर मैं बात करूं रीनल सेल कार्सिनोमा की, तो रीनल सेल कार्सिनोमा हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ये रीनल वेन के थ्रू चला जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को, तो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हमारे पास चला जाता है किस थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू हमारे पास स्प्रेडिंग होती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं फॉलिकुलर कार्सिनोमा की, फॉलिकुलर कार्सिनोमा हमारे पास ट्रेवल करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को। और इसी तरह हमारे पास लास्ट वन इज कोरियो कार्सिनोमा। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास अराइज होती हैं, ये हमारे पास स्प्रेडिंग होती है, या तो उसकी लिम्फेटिक स्प्रेड रीजन लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो जाता है। इसी तरह हमारे पास रीनल सेल, हेपेटोसेलुलर फॉलिकुलर या कोरियोकार्सिनोमा जो हमारे पास रिस्पेक्टिव वेन्स के थ्रू और रिस्पेक्टिव ग्लैंड तक और या रिस्पेक्टिव लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है। मैं अगर दूसरी फीचर्स की बात करूँ, मैं बता चुका था दूसरा जो टॉपिक था ट्यूमर्स में कि ट्यूमर हमारे पास डिवेलप होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक ट्यूमर हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है और दूसरा ट्यूमर हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है और दूसरा ट्यूमर हमारे पास है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो भी बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में मैंने शॉर्ट अल्फाज में बताया था कि ये स्लो ग्रोविंग है और ये जो है और ये हमारे पास फास्ट ग्रोविंग है और ये मेटास्टेसाइज हो सकता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये लोकली अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। और साथ साथ जितने भी सराउंडिंग टिश्यू हैं उनके पास
उनके पास जाके उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात हो रही है। और दूसरा जो है हमारे पास मैलिग्नेंट के बाद बेनाइन ट्यूमर है, जो हमारे पास स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, जो हमारे पास स्लो ग्रोइंग के पास डिस्टिंक्ट है और साथ साथ इतना ज़्यादा मोबाइल भी नहीं है। ये हमारे पास इतना मोबाइल भी नहीं है और इसकी मोबिलिटी बहुत कम है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो इसकी मोबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ साथ हम बात करें तो ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये करते हैं कि बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब ये है कि हम एक्ससिजन करते हैं। जो टिश्यू है, जो भी है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, आपने उसे क्या करना है, आपने उसे देखना है कि यहाँ पर ये बेनाइन जो ट्यूमर है ये आया बेनाइन ट्यूमर की कंडीशन भी है, ये हमारे पास या मैलिग्नेंट ट्यूमर की कंडीशन भी है। तो देखिए यहाँ पर बेनाइन और मैलिग्नेंट तो मैं बता चुका हूँ कि स्लो ग्रोइंग है, मोबाइल कम है, जबकि मेटासिस जिसमें हमारे पास ज़्यादा है वो मैलिग्नेंट कंडीशन में आता है। इसकी डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बात करें तो ये बेनाइन ट्यूमर की अगर बात करूं तो ये वेल डिफरेंशिएटेड है। बेनाइन ट्यूमर इज व्हाट, वेल डिफरेंशिएटेड, और इसके साथ साथ इसकी ग्रोथ जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ है। इट हैव व्हाट ग्रोथ, इट हैव वेरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ। और इसकी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ, तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट होगा। ये वेल डिफरेंशिएटेड है तो ये क्या होगा, ये हमारे पास पुअरली, मैलिग्नेंट हमारे पास पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा। ये हमारे पास इसकी ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ है तो यहाँ पर इसकी हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होगी। एक की हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ है तो दूसरी की हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड। इसमें हमारे पास यूनिफॉर्मली न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें हमारे पास यूनिफॉर्मली न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते। इनकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो, न्यूक्लियर टू अगर साइटोप्लाज्म की रेशो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो क्या है, लो है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो लो नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो हमारे पास हाई आती है। एक में लो है, एक में हमारे पास क्या है, हाई है। माइटोटिकली एक्टिविटी की बात करें तो ये हमारे पास इसकी एक्टिविटी क्या है, मिनिमम है माइटोटिकली एक्टिविटी क्या है, मिनिमम है। तो ये इसकी एक्टिविटी की बात करें तो ये हाईली माइटोटिक एक्टिव है, हाईली व्हाट, माइटोटिकली एक्टिव। इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जबकि हमारे पास इसकी एक्टिविटी कम है। इन्वेजन की बात करूं कि स्प्रेड होता है या नहीं होता है, इसमें हमारे पास लेक इन्वेजन, इट विल लेक इन्वेजन। और यहाँ पर मैं बात करूँ, इन्वेजन इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इन्वेजन इज़ वेरी हाई थ्रू व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन से इसकी इन्वेजन बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको इतना पता चल रही है कि डिफरेंशिएशन क्या है, इन्वेजन किसकी ज़्यादा हो रही है, इसकी मेटास्टेसिस ज़्यादा हो रही है, इसकी कम हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में, और इसके बारे में मेटास्टेसिस के बारे में कि लोकल स्प्रेड जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम या रीजनल लिम्फ नोड को जाएगा, और हेमेटोजेनिक स्प्रेड में हमारे पास वीन्स के थ्रू रीनल कार्सिनोमा स्प्रेड होता है, हेपेटोसेलुलर हेपेटिक बाइल्स के थ्रू जो लीवर को पहुँच जाता है, और फोलिकल कार्सिनोमा हमारा थायराइड ग्लैंड, कोरी कार्सिनोमा इस तरह है। ट्यूमर हमारे बेनाइन है और मैलिग्नेंट है, और ये स्लो ग्रोइंग है, डिस्टिंक्ट, इमोबाइल है, और बायोप्सी एक्ससिजन होती है। और जबकि हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड, ये पोली डिफरेंशिएटेड है, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ है, इसकी डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ है। ये यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई है, यहाँ पर यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई नहीं है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशो इसका क्या है, स्लो है, इसकी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म हाई है। मिनिमम माइटोटिक एक्टिविटी है, इसकी हाई माइटोटिक एक्टिविटी है। लेक इन्वेजन होता है और इसकी इन्वेजन हमारे पास ज़्यादा होती है, किसके थ्रू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सारा प्रोसीजर है बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि सीरम ट्यूमर मार्कर क्या है, ग्रेडिंग ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, और स्टेजेस ऑफ कैंसर कौन कौन से हैं,
सीरम ट्यूमर मार्कर कौन कौन से हैं? हमारे पास याद रहे कि हमारे पास ट्यूमर से डिफरेंट मार्कर अराइज होते हैं। हमारे पास ट्यूमर से डिफरेंट मार्कर अराइज होते हैं, लाइक हमारे पास जो रिलीज़ होते हैं ब्लड सीरम में, और इसी मार्कर के थ्रू हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं स्क्रीनिंग में, आगे ट्रीटमेंट में। मैं सिंपल एक छोटा सा मार्कर आपको बताता हूँ। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में हमारे पास यूज़ होता है, तो ये मार्कर हमारे पास बहुत यूज़फुल हैं। किस में? दिस मार्कर आर वेरी यूज़फुल इन अ कंडीशन ऑफ व्हाट, इन अ कंडीशन ऑफ स्क्रीनिंग। जब हम किसी स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये मार्कर हमारे पास बहुत ही क्या है, ज़रूरी हैं। इसके साथ याद रहे कि एलिवेटेड लेवल की अगर मैं बात करूँ, क्या हो जाता है, अगर इनकी लेवल एलिवेटेड है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको जाना है लैब में, टिश्यू बायोप्सी करनी है। जो ही आपकी टिश्यू बायोप्सी होती है, किसके लिए? ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। तो यहाँ पर सीरम मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? स्क्रीनिंग के लिए कि कार्सिनोमा जो हमारे पास है ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। ये कंप्लीट इस प्रोसेस के थ्रू आपको फिर पता चलता है कि सीरम मार्कर में हमारे पास, फिर उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे अगला जो टॉपिक है वो है ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। देखें, कैंसर की अपनी ग्रेडिंग की हुई है, स्टेजेस में की हुई है, कोई डिफरेंट ग्रेडिंग है इसकी अपनी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ कैंसर की बात करें, तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली अगर हम किसी चीज़ की बायोप्सी कर लेते हैं, तो उसकी माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करने के बाद उसके आपको पता चलेगा, अगर माइक्रोस्कोपिकली अगर वो वेल डिफरेंशिएटेड है, अगर हमारे पास कोई कार्सिनोमा वेल डिफरेंशिएटेड है, तो उसकी ग्रेडिंग क्या है? लो ग्रेड है। इट इज़ लो ग्रेड। तो वो हमारे पास लो ग्रेड होगा, जिसके अगर तो वो लो ग्रेड है और वो क्या करेगा? रिजेंबल करेगा। इट विल रिजेंबल नॉर्मल पेरेंट टिश्यू। हमारे पास नॉर्मल पेरेंट टिश्यू जो है उसी को रिजेंबल करेगा, क्योंकि अगर वो वेल डिफरेंशिएटेड है। अगर वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, मींस अगर वो कार्सिनोमा हमारे पास पुअरली डिफरेंशिएटेड है, मींस अगर वो उसकी डिफरेंशिएशन आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, तो वो हमारे पास हाई ग्रेड होगा और हाई ग्रेड कैंसर होगा। और वो हाई ग्रेड कैंसर हमारे पास जो है, हाई ग्रेड कैंसर ये नॉर्मल पेरेंट टिश्यू है, एंड इट विल नॉट रिजेंबल, ये हमारे पास नॉर्मल पेरेंट टिश्यू से रिजेंबल नहीं करेगा। तो वेल डिफरेंशिएटेड जो है वो रिजेंबल करता है, वो लो ग्रेड है। हाई ग्रेड जो है वो हमारे पास रिजेंबल नहीं करता है, और वो हमारे पास क्या है? नॉट रिजेंबल। हाई ग्रेड पुअरली डिफरेंशिएटेड है और हमारे पास रिजेंबल भी नहीं कर सकता है। तो इसी तरह हमारे पास स्टेजिंग, ग्रेडिंग ऑफ कैंसर की बात हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टेजिंग ऑफ कैंसर है कि इसके कौन कौन से कैंसर के स्टेजेस हैं। स्टेजिंग ऑफ कैंसर, ये कैंसर के हमारे पास कौन कौन से स्टेजेस मौजूद हैं, तो ये हमारे पास पता चलता है किसकी असेसमेंट से। असेसमेंट ऑफ साइज, कि उसकी साइज़ कितना है और उसकी स्प्रेडिंग पावर कितनी है, कि उसका साइज़ कितना है और स्प्रेडिंग पावर कितनी है। वो उससे हम क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा जो कार्सिनोमा पुअरली डिफरेंशिएटेड है, तो उसकी हम प्रोग्नोसिस भी पुअरली करेंगे। बहुत मुश्किल से उसकी क्या होगी, प्रोग्नोसिस होगी, उसकी डिटेक्शन भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही उसकी नहीं हो रही। अगर जो वेल डिफरेंशिएटेड है तो उसकी प्रोग्नोसिस भी बेटर वे में आप कर सकेंगे, बेटर प्रोग्नोसिस उसकी होगी। तो यहाँ पर स्टेजेस ऑफ कैंसर की बताऊँ, असेसमेंट ऑफ साइज अगर हम बात करें, स्प्रेड ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर उसका साइज से ही बहुत जल्दी हमारे पास साइज इज़ द की फैक्टर। साइज जो है हमारे पास की फैक्टर है स्टेजिंग की मालूम करने के लिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
साइज़ हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, स्टेजिंग ऑफ कैंसर के मालूम करने के लिए। अभी देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर स्टेजिंग ऑफ कैंसर मालूम कर रहे हैं तो आपने क्या मालूम करना है, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है TNM। TN का मतलब क्या है, T का मतलब है कि ट्यूमर जो हमारे पास मौजूद है इसका साइज़ मालूम करना है और साइज़ के साथ उसकी डेप्थ मालूम करनी है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन। साइज़ और डेप्थ ऑफ इन्वेजन मालूम करनी है। और एन से मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्यूमर है ये किस किस लिम्फ नोड तक पहुंच चुका है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर हमारे पास कौन से लिम्फ नोड तक मौजूद है, कहाँ तक पहुँचे, तो इससे आप स्टेजिंग मालूम कर सकते हैं। और एम जो है वो हमारे पास लिम्फ नोड आते हैं, इसमें एम में जो है हमारे पास नॉर्मल मेटास्टेसिस आती है। नॉर्मल मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास इसकी इन्वेजन कहाँ तक हुई है, कहाँ तक ग्रोथ है इसकी, और ये मेटास्टेसिस जो है ये इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट prognosis factor, most important prognosis फैक्टर। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने सीरम की जितने भी हमारे पास सीरम के ट्यूमर मार्कर जो हैं ये आपने पढ़ लिए हैं। ट्यूमर मार्कर कौन से सीरम के ट्यूमर मार्कर हमारे पास बात है जो ब्लड सीरम में मौजूद है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन पाया जाता है जो हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका लेवल क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी टिश्यू बायोप्सी करेंगे तो आप फिर उसकी नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे कि या तो वेल डिफरेंशिएटेड है या पूरे। अगर वो वेल डिफरेंशिएटेड है तो वो लो ग्रेड कैंसर है और उसकी प्रोग्नोसिस बेटर हो जाती है। अगर वो पुअरली डिफरेंशिएट है तो वो हाई ग्रेड कैंसर है तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती और ये हमारे पास रिजेंबल भी नहीं करता पेरेंट टिश्यू के। वेल डिफरेंशिएट हमारे पास रिजेंबल करता है पेरेंट टिश्यू को और पुअर डिफरेंशिएट हमारे पास रिजेंबल नहीं करता है। स्टेजिंग ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो असेसमेंट ऑफ साइज है, स्प्रेडिंग है कि हमारे पास अगर साइज से और स्प्रेडिंग से हम मालूम कर सकते हैं। की फैक्टर में हमारे पास ट्यूमर साइज आता है और स्प्रेडिंग ऑफ जो टिश्यू है वो आता है, वो हमारे पास लिम्फ नोड तक स्प्रेड होता है। मेटास्टेसिस हमारे पास इन्वेजन उसकी कितनी है और इंपॉर्टेंट प्रोग्नोसिस फैक्टर्स के कौन से, तो ये स्टेजिंग ऑफ कैंसर और ग्रेडिंग ऑफ कैंसर और सीरम ट्यूमर मार्कर। दिस इज ऑल अबाउट जो हमारे पास जो न्यूप्लेजिया का जो हमारे पास चैप्टर था पेथोमा में वो हमने कवर कर लिया है और इसकी जो टेबल्स हैं उसके अलग से मैं सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, अलग से मैं आपको टेबल पे समझाऊंगा कंसेप्ट वाइज स्टेप वाइज कि आपको समझाऊंगा कौन से कार्सिनोमा कौन से फैक्टर्स की वजह से हैं और इसके अलावा कौन कौन से हमारे पास रिएजेंट हैं, कार्सिनोजेंस हैं जो ये काज करते हैं। स्टेप वाइज वो आपको टेबल से ही समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो न्यूप्लेजिया के बारे में दिस इज ऑल अबाउट न्यूप्लेजिया। जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो लिमिटेड है यहाँ पर, तो वो हम आगे अलग नेक्स्ट रॉबिन से या किसी और लेक्चर से हम वो कवर कर लेंगे और उसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे।